तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 20 तारीख है ना। आज लास्ट डेट है आपका एंड्रॉयड वर्कशॉप का। ठीक है, जो अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं, ठीक है, वो आज भर ही मौका है, आज इनरोल हो जाइए। और अब हम लोग आते हैं एंड्रॉयड वर्कशॉप के लिए। आपको जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीड है, ठीक है, मैंडेटरी है। और वैसे जब आपको वहाँ के जो भी प्रोफेसर लोग पढ़ाएंगे वो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो जावा को देंगे ही, वो सिलेबस में ही है। ठीक है, ठीक है। और लेकिन ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा जावा का एक्सपर्ट होंगे तभी आप एंड्रॉयड वर्कशॉप समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड को पढ़ने के लिए दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के डेट में पॉपुलर है, एक कॉटलिन है और एक आपका क्या है, जावा है। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि मार्केट में, ठीक है, जितने वेबसाइट्स डेवलप हो रहे हैं, हर वेबसाइट का कन्वर्जन में क्या है, मोबाइल ऐप है। ठीक है, आपका कोई स्टार्टअप है, ठीक है, और आप अपना वेबसाइट डेवलप कराए हो, तो ये क्लियर है ना कि आप कोशिश करोगे कि अरे उसका तो वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल ऐप भी है, यूजर मोबाइल ऐप भी यूज कर रहा है, तो आप चाहिए ना कि मेरा वेबसाइट किस में कन्वर्ट हो, ऐप में भी कन्वर्ट हो। आप बहुत सारा ऐप का एग्जांपल देखते हो, जोमेटो का देखते हो, स्विगी का देखते हो, ओला का देखते हो, है ना अवेलेबल। ठीक है, तो ये सब एंड्रॉयड है। या फिर आप ये देखते हो मोबाइल में आप कोई भी सॉफ्टवेयर का नीड होता है तो आप प्ले स्टोर से क्या कर लेते हो, डाउनलोड कर देते हो, जो एंड्रॉयड को क्या होता है, सपोर्ट करता है, जो एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है। पहले एक कहानी भी इसका है, एक बार पेपर में आया था, जो चीज हम लोग पढ़े थे। आप जानते हो कि एंड्रॉयड किसका है, गूगल का है, राइट। ठीक है, गूगल ने एक कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें सभी मोबाइल कंपनी को, ठीक है, कॉल किया था। और आपको मालूम होगा कि नोकिया उस समय नंबर 1 कंपनी थी मोबाइल मोबाइल में, थी ना। ठीक है, अब गूगल ने जैसे ही सारे कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, ये सब जो भी हो मोबाइल से रिलेटेड, सबको अगर कॉल किया, सभी लोग वहां पहुंचे, लेकिन नोकिया नहीं पहुंचा। वो अपना वहां पर एक तरह से क्या कहता है, एटीट्यूड में, कि हम इतने मोबाइल का सबसे बड़ा कंपनी, हम उसके पास क्यों जाएंगे। ठीक है, क्या, हाँ, या खुद जो भी हो, कि हम नहीं जाएंगे, हम अपना खुद ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, नहीं गया। तो गूगल ने क्या किया, अब एक ओएस डेवलप किया एंड्रॉयड, जो काफी क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। अब नोकिया नोकिया क्या उस समय एंड्रॉयड डेवलप किया, नहीं डेवलप कर पाया। तो नहीं डेवलप किया तो माइक्रोसॉफ्ट से वो टैग किया, माइक्रोसॉफ्ट उसको परचेज ही कर लिया ना। हाँ, टाई अप किया या जो भी हो, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको परचेज किया। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हम आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे, विंडोज देंगे। तो विंडोज दिया, फिर भी सक्सेस नहीं किया। और फिर लास्ट में, ठीक है, उसको भी किस पे आना पड़ा, एंड्रॉयड पे आना। जितना आसानी से एंड्रॉयड में जितना ऐप जल्दी मिल जाता है, सारा यूजर फ्रेंडली, उतना आपको विंडोज पे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए जावा काफी पॉपुलर है। और जावा पढ़ने के लिए अगर मैं बात करूं, अगर जावा को अच्छी तरह से अगर आपको समझना है तो सी और सी प्लस प्लस आपका अगर कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो जावा में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट आप किससे जानते हो, सी से जानते हो। सी प्लस प्लस जब आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है, तो आपके पास उप्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो उप्स का भी कॉन्सेप्ट है और सी का भी कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट है, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, और ऑलरेडी सभी स्टूडेंट पाइथन में उप्स का भी कॉन्सेप्ट देखे होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जावा पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। वैसे भी बीसीए और बीएससीआईटी को 3rd ईयर में जावा पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड को समझने के लिए जावा का कोडिंग करना जरूरी है। ठीक है, आप एक हद तक जावा में भी प्रोग्रामिंग करना सीख जाओगे। चलिए, अब एक प्रश्न ये उठता है कि जावा में हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। ठीक है, जावा में प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के पहले एक चीज मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। जावा मार्केट में पॉपुलर होने का मेनली 2 रीजन है। जावा एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है और दूसरा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है।
क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और जावा का बहुत सारा फीचर्स है, उस पर हम लोग अभी फोकस नहीं करेंगे, नहीं तो अभी थ्योरी ही पढ़ते रह जाएंगे, वो आप क्लास में पढ़िएगा। जब आप 3rd ईयर में जाएंगे तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप आप जानेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जावा मार्केट में इतना पॉपुलर क्यों है। तो जावा मार्केट में इतना पॉपुलर होने का कारण है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और ओपन सोर्स। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सर वो रन कर सकता है एक नहीं, बार कोड लिखने। ये तो तब इसको तो कहते हैं पोर्टेबल। सर जावा का कोड होता है ना सर, तो भी हम लोग प्रोग्राम जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखते हैं ना सर, तो जो हमारा जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन, तो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है सर। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपना बाइट कोड होता है सर, जेवीएम होता है। और जैसे ही वो बाइट कोड जो होगा डॉट क्लास वाला बाइट करता है सर, जब वो जेवीएम के साथ अटैच हो जाता है सर, तो वो उसको ओएस कंपैटिबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। वेरी गुड, बैठो, गुड। अगर आप ये कहते हैं कि जावा प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वी कैन से दैट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो गलत है। ये तो पोर्टेबल हुआ, ये तो पोर्टेबिलिटी हुआ ना, कि जावा प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप ले जा सकते हो, इसको तो कहते हैं पोर्टेबल। जबकि सी एंड सी प्लस प्लस को भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सी एंड सी प्लस प्लस को भी आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो सी एंड सी प्लस प्लस को क्यों नहीं हम कहेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? वो तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है ना। तो जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का रीजन सही बताया विनायक ने, ठीक है, कि दुनिया का जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जेवीएम है। जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा का इंटरप्रेटर है। जावा का क्या है? इंटरप्रेटर है। जावा का एक स्लोगन है, राइट वंस, कंपाइल वंस, रन एनीवेयर। एक बार जावा प्रोग्राम को लिखने का जरूरत है, एक बार कंपाइल करने का जरूरत है, और उसको कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। जावा प्रोग्राम, मान लो कि विंडोज ऑपरेटिंग, हमारे लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने जावा प्रोग्राम को यहाँ पर लिखा, और जावा प्रोग्राम को जब मैंने यहाँ पर लिखा तो सबसे पहले जावा प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है? कंपाइल करना पड़ता है। जावा कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है, ठीक है। जावा कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है। तो जावा को सबसे पहले आपको क्या करना होगा? कंपाइल करना होगा, और कंपाइल करने के बाद यहाँ पर एक क्लास फाइल जनरेट होता है। जावा प्रोग्राम मस्ट बी कंपाइल्ड आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलेशन, ठीक है। कंपाइलर जनरेट एक क्लास फाइल। कंपाइलर क्या जनरेट करता है? क्लास फाइल जनरेट करता है। और क्लास फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो बाइट कोड में होता है। ना उसको यूजर समझ सकता है, ना हम लोग समझ सकते हैं, ना कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर तो मशीन कोड को समझता है ना, और यूजर हाई लेवल सोर्स कोड को समझता है, ठीक है। लेकिन जो बाइट कोड में जो इंफॉर्मेशन है वो ना यूजर को समझ में आता है, ना कंप्यूटर को समझ में आता है, उसको जेवीएम ही समझेगा। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जेवीएम लगा हुआ है, ठीक है। जो जेवीएम का काम क्या है? बाइट कोड को रीड करना। जो क्लास फाइल तुम बनाए हो उस क्लास फाइल को रीड करेगा और मशीन कोड में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। इसका काम है जेवीएम का। आ रही बात समझ में? तो जैसे ही मैंने जावा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, एक क्लास फाइल क्रिएट हुआ। इस क्लास फाइल को पेन ड्राइव में कॉपी करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, मैक, सोलारिस, लाइनेक्स, यूनिक्स का किसी भी फ्लेवर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाइए, बिना कंपाइल किए हुए, बिना लिखे हुए डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन ऐसा सी एंड सी प्लस प्लस में नहीं होता है। अगर सी एंड सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आप अपने विंडोज में लिखा है तो दो फाइल क्रिएट होता है, 3 फाइल क्रिएट होता है। एक ओबीजे फाइल क्रिएट होता है, और EXE होता है, और एक बैकअप फाइल भी क्रिएट होता है। बैकअप फाइल भी एक क्रिएट होता है जिसका एक्सटेंशन BAK होता है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट फाइल को या EXE फाइल को पेन ड्राइव में कॉपी करके आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले जाओ, डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कहेगा कि अगर आप हमारे यहाँ आए हैं तो आप हमारे इन्वायरमेंट में प्रोग्राम को लिखिए, कंपाइल कराइए, तब आप एग्जीक्यूट कराइए।
कुछ वो तो माइनर चीज होता है, ठीक है, लेकिन आपको उसके इन्वायरमेंट में जाकर क्या करना होगा, लिखना होगा। यहाँ तक कि आप देखते हो कि C++ को मशीन डिपेंडेंट कहा जाता है, क्योंकि डेटा टाइप का भी साइज कहीं सोर्स कोड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। इंट का साइज C++ में टर्बो कंपाइलर पे 2 बाइट है, कोड ब्लॉक डेव C++ पे क्या है, 4 बाइट है। कोड ब्लॉक और डेव C++ में CLR SCR लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है ना। वहां पे नेम स्पेस वर्क करता है, यहाँ पे नेम स्पेस वर्क नहीं करता है, तो कोडिंग में भी कुछ अंतर आ जाता है माइनर, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। तो समझ गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नहीं, आउटपुट तो सेम रहेगा, जैसा जो सोर्स कोड आपने जैसा लिखा था उसी के अनुसार उसका क्लास फाइल होगा। और जेवीएम को केवल क्या करना है, वो तो केवल क्लास फाइल को रीड करेगा। चाहे तुम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, क्लास फाइल जो फाइल में डेटा स्टोर है वो तो चेंज नहीं ना होगा। तो जेवीएम जो रीड करेगा, तो जिस तरह का आपने सोर्स कोड लिखा है उसी के अनुसार ना आउटपुट आएगा, आउटपुट पे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हाँ, वो काम करने का तरीका अलग हो सकता है, हाँ वो काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज यहाँ पे अब क्या है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, राइट। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया है, जितने भी एडवांस लेवल का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो C++ से ही डिराइव किया गया है, C++ के ही कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। जावा का भी कॉन्सेप्ट C++ से लिया गया है, ओप्स का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। आ रही बात समझ में, ठीक है। अभी तक आप, मैं BCS सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, BSc IT सेकेंड ईयर का बात कर रहा हूँ, अभी तक आप सी प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, तो सी प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को ही सपोर्ट करता है। आप BSc IT सेकेंड ईयर में आप C++ पढ़ोगे, लेकिन BCS सेकेंड ईयर को C++ नहीं मिलेगा, यानी आपके पास उप्स का कॉन्सेप्ट अभी नहीं मिला है। लेकिन पाइथन अगर आप वर्कशॉप किए हैं तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसा कि तुम जानते हो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक ओल्डेस्ट मेथड है, जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है। प्रोसीजरल के केस में आप लार्ज प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड करते हो। किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू। फंक्शन के थ्रू आप अपने प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में क्या कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो। आ रही बात समझ में। कैलकुलेटर का प्रोग्राम है तो एडिशन का अलग फंक्शन बना लिए, सब्ट्रैक्शन का अलग बना लिए, मल्टीप्लिकेशन का अलग बना लिए, डिवीजन का क्या कर लिए, अलग बना लिए, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब मान लो कि अगर सारा कोडिंग उसको वॉइड मेन के अंदर कर दोगे, यूजर को केवल एडिशन चाहिए तो केवल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, बाकी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्यों होना चाहिए। और अगर सभी को सेपरेटली आप अलग अलग फंक्शन बना लिए हो तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार तुम फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करोगे ना। और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है, जो ये भी प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मैसेज पासिंग, दीज आर टूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या है, टूल्स है। इसी टूल्स के मदद से हम अपने प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज रियूजेबिलिटी। रियूजेबिलिटी मतलब हाँ, बिल्कुल, मतलब रियूजेबिलिटी मीन्स वंस रिटन सोर्स कोड कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट।
एक बार सोर्स कोड लिख लो और बार बार अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग इनहेरिटेंस के थ्रू ठीक है करते हैं। एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में इनहेरिट करना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। और यही रीयूजेबिलिटी है। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा के फीचर को इनहेरिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। उसी तरह से यहाँ पर एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में इनहेरिट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्रश्न एक चीज और इंटरव्यू में पूछता है, वो चीज मैं बता देता हूँ। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। ठीक है, तो कहीं कोई कोई बुक बताता है कि जावा इज फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कोई बताता है कि सी प्लस प्लस इज फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कोई कहता है कि जावा पार्शियल है तो कोई कहता है सी प्लस प्लस पार्शियल है। ठीक है, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है, मैंने बुक में देखा है, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसके पीछे दो रीजन दिया है उन्होंने। जावा इज फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसके पीछे दो रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट बी रिटन विद इन क्लास। जावा में अगर एक मैसेज भी प्रिंट कराना है वेलकम टू जावा, तो आपको किसके अंदर लिखना होगा, क्लास के अंदर लिखना होगा। बिना क्लास का आप जावा का प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्लास किसका टूल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टूल। दूसरा रीजन दिया गया है कि ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लास। जावा में 8 फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, 8 फंडामेंटल डेटा टाइप्स को किसमें कन्वर्ट किया गया, क्लास में, जबकि ऐसा सी प्लस प्लस में नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है कि सी प्लस प्लस क्या है, पार्शियल है, और जावा हमारा क्या है, फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लेकिन जो बोल रहे हैं कि नहीं जावा को पार्शियल कहिए और सी प्लस प्लस को फुली कहिए, जावा इसलिए पार्शियल है कि जावा डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। जावा डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि सी प्लस प्लस डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो इसके पीछे फिर तर्क आया कि ठीक है जावा डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में तो करता है। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसका कॉन्सेप्ट इंटरफेस। आप इंटरफेस को यूज करके जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन है, ठीक है, ये कंट्राडिक्शन क्वेश्चन, राइट। दूसरा चीज, जितने भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, पीएचपी मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ पर भी इंटरफेस है। VB.NET आप लोग को नहीं पढ़ना है, एक ही VB.NET एडवांस, आप लोग को विजुअल बेसिक 6 है, ठीक है, ओल्डेस्ट। VB.NET जो एडवांस है, लेकिन VB6 आप अच्छा से पढ़ लेंगे तो VB.NET पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो VB.NEट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। C#.NET प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये भी डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, राइट। अब हम लोग आते हैं कि जावा प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। तो जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको 2 आईडी जानना जरूरी होगा, इक्लिप्स और नेटबीन्स। ये जावा का पॉपुलर आईडी है। आपको कोडिंग नेटबीन्स इक्लिप्स में हो सकता है कि एंड्रॉइड का करना पड़े, उसका कोडिंग किस में करना पड़े, एंड्रॉइड, यहाँ इक्लिप्स में या नेटबीन्स में। ठीक है, तो नेटबीन्स और इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट जानना क्या है, जरूरी है। ये जावा का पॉपुलर आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडी कहने का मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम जावा का प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, कंपाइल भी करा सकते हैं, एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। अलग टूल का मुझे फिर नीड नहीं। लेकिन अभी आप लोग को क्या करना है कुछ समय के लिए, कि अभी आप जावा प्रोग्राम को किसी एडिटर में लिख लो, नोटपैड में लिख लो, नोटपैड प्लस प्लस में लिख लो, ठीक है,
सबलाइन में लिख लो, जिसमें आप HTML जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जिस एडिटर में लिखते होंगे उस एडिटर में लिख दीजिए, राइट। और उसको डॉस में जाकर क्या करोगे, एग्जीक्यूट कराओगे। आ रही बात समझ में? जावा इंस्टॉल करने के लिए कोई भारी यहाँ पर कुछ ये नहीं है इशू कि आप नहीं कर सकते हैं। करेंट आपका JDK 17 या 18 चल रहा है, 18 भी मार्केट में आने वाला है। नेट पे आप देखिएगा तो 18 भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप 17 यूज कर लो, या 14 चल रहा है JDK 14, या 17 चल रहा है तो 17 इंस्टॉल कर लो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो जावा प्रोग्राम को तो आप मान लो कि लिख लिए, लिखने के लिए बता दिए कि आप नोटपैड पे लिख लो, नोटपैड प्लस प्लस पे लिखते। अब कैसे लिखेंगे, आइए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। सबलाइन, कोई भी एडिटर जिसमें आप C प्लस जिसमें आप जावास्क्रिप्ट HTML CSS का प्रोग्राम लिखते हो, सी में भी कर सकते हैं, डॉस में, सी का प्रोग्राम डॉस में एग्जीक्यूट कर जाएगा पाथ सेट करने के बाद। और जावा प्रोग्राम लिखने के बाद उसको जावा इंस्टॉल करने के बाद पाथ सेट करना होगा, ठीक है। एक क्लास हो चुका है ना, मैं भी वो तो जान गए होंगे एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज को आप देखिए, ठीक है। पाथ सेट करने के लिए जावा, जैसे ही जावा इंस्टॉल करोगे तुम जाना सी ड्राइव में, देखो माई कंप्यूटर में गए, ध्यान देना सभी लोग। जैसे ही जावा इंस्टॉल करोगे JDK जावा डेवलपमेंट किट, और तुम जाओगे सी ड्राइव में, और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाना, यहाँ जावा नाम का फोल्डर बन चुका है, और JDK 1.8 है, लोअर वर्जन है इसमें। 1.8 में जाना और बीन में जाना, क्योंकि जावा का सारा JDK टूल यहीं पे अवेलेबल है। जावा सी से जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हो ना, और जावा से क्या करते हो, एग्जीक्यूट कराते हो। अगर आप जावा प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करना जानते होंगे तो। अब इसी पाथ को मैं यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, Ctrl+C, राइट। सेट कहाँ करोगे, इस पे जाओगे, माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अभी मैं बता रहा था डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जाना होगा, ये देख रहे हो एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाओगे, और यहाँ पर दो वेरिएबल होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऑप्शन में कंप्यूटर नेम हार्डवेयर एडवांस्ड, एडवांस में जाओगे तो क्या मिलेगा, इन्वायरमेंटल वेरिएबल। यहाँ पर एक यूजर वेरिएबल होता है, एक सिस्टम वेरिएबल होता है। सिस्टम वेरिएबल से तुम पाथ को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, पाथ से क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तुम कनेक्ट हो पाथ से हम पाथ को, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पर फिर क्या किया, एडिट किया, और यहाँ पे न्यू में जाकर यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। क्या कर देंगे, Ctrl+V, ऑलरेडी सेट है ना यहाँ पर, और तुमको क्या करना है, न्यू में जाकर यहाँ पे Ctrl+V कर देना है, फिर उसके बाद क्या कर देना है, ओके। आ रही बात समझ में, यही पाथ सेट हो जाएगा। वो बहुत सारा है ही, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज होता है। ओरेकल डेटाबेस यूज करोगे तो ओरेकल का भी होगा। पाथ नहीं, पाथ सेट करने से क्या बेनिफिट होता है कि जावा प्रोग्राम को कहीं पर भी सेव कर सकते हो और कहीं पर भी एग्जीक्यूट करा सकते हो।
नहीं अगर पास सेट करोगे, अगर डॉस पे एग्जीक्यूट कराओगे तो तुमको बीन में जाना होगा, जहां जावा का कंपाइलर है। हमारी बात समझ में? हर बार तुमको बीन के अंदर जाना होगा, जेडीके के बीन के अंदर गए ना, हर बार प्रोग्राम को वहां सेव करना होगा। हमारी बात समझ में? ठीक है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए, तो मैं बता रहा था, यहाँ पर ध्यान दो, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट बी रिटन विद इन क्लास। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास लिखा, क्लास में मैंने यहाँ पर दे दिया सिंपल, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, और ये हमारा मेन मेथड है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसमें सभी का मतलब जानना होगा, लेकिन अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ठीक है। एलेन, और मैंने यहां पर मैसेज दिया वेलकम टू जावा, राइट। प्रोग्राम तो लिख लिए, लेकिन सबसे पहले लिखने के बाद इस प्रोग्राम को क्या करना होगा? सेव करना होगा। अब अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई पूछे हाउ डू यू सेव जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम को कैसे सेव करेंगे, क्या जावा प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं या क्लास नेम से सेव कर सकते हैं? से क्लास नेम से भी कर सकते हैं और अदर से भी कर सकते हैं यानी सर। क्या? से क्लास नेम से भी कर सकते हैं और अदर से भी कर सकते हैं सर। वेरी गुड, क्लास नेम से भी कर सकते हैं, अदर नेम से भी कर सकते हैं। वो तो जावा प्रोग्राम फाइल बना रहे होते, एक्सटेंशन तो डॉट जावा होगा ही। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि J2SE 1.5 से ये फीचर इंक्लूड कर दिया गया है कि जावा प्रोग्राम कैन बी सेव्ड विद एनी नेम। JDK 1.5 वर्जन से ये फीचर आ गया है कि जावा प्रोग्राम को आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। लेकिन JDK 1.5 के अगर लोअर वर्जन पे काम करोगे, अगर JDK 1.4 कंपाइलर पे काम करोगे, तो जावा प्रोग्राम मस्ट बी सेव्ड विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। जो यहाँ पर क्लास नेम दिया गया है उसी नाम से क्या करना होगा? सेव करना होगा। लेकिन अब J2SE 1.5 से इस फीचर को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी एक कंडीशन। सर होता क्या है, अगर हम अदर नेम सेव करते हैं और जब कंपाइल करते हैं तो क्लास वाला फाइल बनता है ना सर, वो फिर भी क्लास नेम उसी को देता है। वो तो अलग चीज है, वो तो अलग चीज है। क्लास फाइल जो जनरेट होता है, ठीक है, वो तो क्लास नेम से होता है, तो एग्जीक्यूट करते समय क्लास नेम ही देंगे। एग्जीक्यूट करते समय हम फाइल नेम थोड़ी देते हैं। जब जावा प्रोग्राम तुम कंपाइल करते हो तो कंपाइल करते समय ना तुम फाइल नेम दोगे, और जब कंपाइल करेगा जावा प्रोग्राम तो वहां पर एक क्लास फाइल क्रिएट होगा। तो क्लास फाइल किस नाम से जनरेट होगा? जो प्रोग्राम में क्लास का नाम होगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जावा प्रोग्राम को किस सिचुएशन में क्लास नेम से सेव करना मैंडेटरी है और किस सिचुएशन में विदाउट, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम क्लास नेम से ही सेव करें। कोई जानते हैं? हाँ, अगर हम इस कोडिंग में कुछ चेंज कर देंगे तब आपको एनी हाउ क्लास नेम से ही सेव करना होगा। वेरी गुड। If class is public, then Java program must be saved with the help of the specified class. अगर इस क्लास के पहले हम पब्लिक लगा दिए, क्या लगा दिए? पब्लिक लगा दिए, अब एनी हाउ इसी नाम से तुमको क्या करना होगा? सेव करना होगा। आ रही बात समझ में? अगर इसी नाम से तुम सेव नहीं करोगे तो कंपाइल करते समय एरर जनरेट करेगा। देख लो, सेव कर रहे हैं हम, Ctrl+S, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया, मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अभी किस क्लास नेम क्या था? सिंपल। सिंपल। मैंने वेलकम दे दिया, क्या दे दिया? वेलकम डॉट जावा, राइट, ठीक है।
डॉस स्टार्ट करो। डॉस मैंने स्टार्ट किया। प्रोग्राम हमारा कहाँ है? सी ड्राइव के प्रोग्राम अभी प्रोग्राम कहाँ सेव किए हैं? डेस्कटॉप पे सर। तब क्या तुम समझा? हम पूछ रहे हैं कि प्रोग्राम कहाँ है, तो डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए तुम बताओ कमांड क्या लिखें? डेस्कटॉप पे मुझे जाना है, जानती हो डॉस? डेस्कटॉप पे मुझे जाना है क्योंकि जहां प्रोग्राम सेव होगा वहां मुझे जाना होगा। तुम बताओ। मुझे डेस्कटॉप पे जाना होगा। अगर डी ड्राइव में जाना रहता तो हम क्या लिखते? डॉस से तो डी ड्राइव में जाना होगा ना। तुम बताओ जी। सीडी बैकस्लैश क्यों करें? डायरेक्ट हम यहाँ से डी ड्राइव में नहीं चल जाएंगे। यस सर, डी और सर कॉलम लगेगा। अरे सीडी डेस्कटॉप लिखेंगे, डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, और ड्राइव जिस ड्राइव में जाना है उस ड्राइव में, और कोलन साइन लिख देंगे, ड्राइव में चले जाएंगे। अगर तुम जावा का वर्जन देखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? जावा हाइफन वर्जन। डॉस स्टार्ट करके ये कमांड लिखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि जावा का कौन सा वर्जन है। 1.8 है। और अभी 18 हाँ 18 चल रहा है। 1.8 कहो या 8.1 कहो, दोनों सेम ना। जेडीके 1.5 कहो या 5.1 कहो, सेम है। क्लास में किया है सर, सिंपल सब क्रिएटिंग का क्राइटेरिया रहता है। क्लास का पहला लेटर हमेशा कैपिटल। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्री डिफाइंड के केस में। हम यूजर डिफाइंड तो किसी तरह से बनाएंगे, लेकिन यूजर डिफाइंड गुड प्रोग्रामर वही है जो रूल है उसके अनुसार बनाना चाहिए। कैपिटल लेटर हाँ, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं ना है। लेकिन प्री डिफाइंड के केस में क्या है? मैंडेटरी। तो देखो अभी, अब मुझे कहाँ जाना होगा? डेस्कटॉप पे, सीडी डेस्कटॉप, आगे डेस्कटॉप पे, ठीक है। कंपाइल करने के लिए क्या होता है कमांड? जावा सी। फाइल का नाम क्या था तुम्हारा? सिंपल वेलकम डॉट जावा। वेलकम क्या एग्जीक्यूट करेगा या एरर देगा? एरर लगेगा। पढ़िए। क्लास सिंपल इज पब्लिक। जो क्लास आपने प्रोग्राम में बनाया है वो क्या है? पब्लिक। शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम सिंपल डॉट जावा। इसका फाइल नेम क्या होना चाहिए? सिंपल डॉट जावा। आप देख लीजिए। अगर इस पब्लिक को हटा दिए, क्या हटा दिए? अब क्या एरर देगा? सेव कर दिया, देख लो, हट गया एरर। जैसे ही सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है, अगर वही से प्रॉम्प्ट आ गया, कोई भी एरर नहीं आया तो सक्सेसफुली कंपाइल कर गया होगा। और कंपाइल करने के बाद तुम्हारा क्लास फाइल क्रिएट हुआ है, देख लो यहाँ पे बना एक क्लास फाइल। वेल कहाँ था ये? सिंपल डॉट क्लास। क्लास फाइल किससे जनरेट होता है? फाइल नेम तो वेलकम डॉट जावा है ना, और क्लास फाइल क्या है? सिंपल डॉट क्लास। मैंने क्या बोला था कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा किस फॉर्म में होगा? बाइट कोड। नहीं, कुछ समझ में आ रहा है क्या है? बाइट कोड है सर। ये बाइट कोड है ना। बाइट कोड को कौन समझेगा? इसी क्लास फाइल को पेन ड्राइव में कॉपी कर लो और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाइए। बिना सोर्स कोड का, बिना कंपाइल किए हुए डायरेक्ट एग्जीक्यूट कराओ, एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है। अब लाइनेक्स में परमिशन देने का, वो सब फाइल का परमिशन देने का वो सब अलग है। लाइनेक्स जानोगे तभी ना लाइनेक्स में काम करोगे। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में तुमको काम करने के लिए कहा जाए तो उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, यही फाइल था ना तुम्हारा, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है।
अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, आप बताइए, इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप तो समझ गए कि अगर क्लास के पहले पब्लिक रहेगा तो जावा प्रोग्राम को इसी नाम से सेव करेंगे। अब दिखा भी दिए, एरर दे रहा था। अगर इस सिंपल डॉट जावा के नाम से सेव करते तो सक्सेसफुली क्या हो जाता, कंपाइल हो जाता। अब यहाँ आपसे कोई पूछेगा क्या हमारे जावा फाइल में मोर देन वन क्लास हो सकता है? क्या हमारे जावा फाइल में, ये जावा फाइल है ना जी, वेलकम डॉट जावा इज ए जावा फाइल, क्या इस फाइल में मोर देन वन क्लास हो सकता है? हो सकता है। किसी भी जावा फाइल में मोर देन वन क्लास हो सकता है। ठीक है, हाँ। अभी पहले मुझे समझाने दो, उसके बाद क्वेश्चन होगा। ठीक है, हेलो सर। जब उसको कंप्लीट करे तब। हाँ जी बोलो। सर बोले दो फाइल क्रिएट किस लिए हुआ? एक क्या? वेलकम सर, दो फाइल क्रिएट जो हुआ है ना, एक क्लास सिंपल और एक वेलकम डॉट जावा, तो यानी दोनों का नहीं समझे किस लिए हुआ। वेलकम डॉट जावा और सिंपल डॉट क्लास। डेस्कटॉप पे सर। हाँ, कब से तुम क्लास ज्वाइन किए हो? स्टार्टिंग से है। स्टार्टिंग से, तो क्यों नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला था याद है कि जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो किस तरह का फाइल क्रिएट होता है? जावा प्रोग्राम क्लास को क्या? क्लास सिंपल क्लास फाइल, वही चीज है सिंपल डॉट क्लास। और और सर एक मैंने बोला था ना कि क्लास फाइल किस नाम से क्रिएट होता है? किस नाम से क्रिएट होता है क्लास फाइल? बोलो। क्लास नेम सर। क्लास नेम से। प्रोग्राम में क्लास का नाम क्या है? सिंपल। सिंपल। ठीक है, तो सिंपल नाम से क्लास फाइल क्रिएट हुआ है। जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बोलो, डॉट सामने तो क्लास। दिखाई दे रहा है डॉट क्लास, तब कहाँ दिक्कत है? मैंने सब नहीं समझे थे इसलिए बोला। आप समझ गया ना? यस सर। ठीक है, क्या समझा रहे थे जी? हाँ, अभी आपके प्रोग्राम में जावा फाइल में एक ही क्लास है और मोर देन वन क्लास हो सकता है। मोर देन वन क्लास हो सकता है। मान लो कि आपके प्रोग्राम में क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, 4 क्लास फाइल है। 4 क्लास फाइल है ना? तो आप ही बताओ कितने क्लास फाइल जनरेट होगा? एक क्लास फाइल जनरेट होगा या चारों क्लास फाइल जनरेट होगा? वेरी गुड, चारों होगा। 4 क्लास नेम अगर हमारे पास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो क्लास 1 डॉट क्लास, क्लास 2 डॉट क्लास, क्लास 3 डॉट क्लास, यानी 4 क्लास फाइल क्रिएट होगा। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, अब ये तुम बताओ कि जब हमारे पास 4 क्लास फाइल क्रिएट होगा तो अब एग्जीक्यूट कराने के लिए तुम जानते हो कि जब जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो वहां क्लास नेम देते हैं, तब वहां क्या नाम दें? अब तो हमारे पास 4 क्लास है। अगर एक ही क्लास फाइल जनरेट होता तब ना उस क्लास फाइल का नाम दे देते हैं। अब तो हमारे पास 4 क्लास फाइल है, क्लास 1 भी है, क्लास 2 भी है, क्लास 3 भी है, क्लास 4 भी है, तो कौन सा नाम देंगे? वेरी गुड। किसी भी क्लास में, किसी भी प्रोग्राम में एक मेन क्लास होता है। किसी भी जावा फाइल में एक मेन क्लास होता है और मेन क्लास उस क्लास को बोलते हैं जिसमें मेन फंक्शन होता है, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है। अभी हमारा एक सिंपल क्लास बना हुआ है, तो सिंपल इज ए मेन क्लास। सिंपल क्या है? क्योंकि इसी क्लास के अंदर क्या बनाया गया है? मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और किसी भी सी प्रोग्राम तुम पढ़ चुके हो, किसी भी सी फाइल में
एक फाइल में एक ही मेन फंक्शन होगा ना void मेन, मोर देन वन होगा? एक ही ना मेन फंक्शन होता है जी। तो जावा फाइल में भी एक ही मेन होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। लेकिन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जिस क्लास के अंदर डिफाइन होगा वही तुम्हारा मेन क्लास होगा। और क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास 3 या क्लास 4 में कोई एक मेन क्लास जरूर होगा। तो जो मेन क्लास होगा उसी का नाम देके एग्जीक्यूशन करते हैं। अगर क्लास 4 के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है तो एग्जीक्यूट करते समय किसका नाम देंगे? क्लास 4 का नाम। अगर क्लास 1 के अंदर अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा तो क्लास 1 का नाम। क्लियर? एक पॉइंट और। अब प्रश्न उठता है कि अगर 4 क्लास है हमारा और अगर हम क्लास को पब्लिक कर दिए, सभी क्लास को क्या कर दिए? पब्लिक कर दिए। अभी चारों क्लास में कोई भी क्लास पब्लिक नहीं था, तब तो हम स्वतंत्र हैं कि जावा प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव करेंगे, और सेव है ही वेलकम डॉट जावा। और 4 क्लास है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर सभी क्लास को अगर पब्लिक कर दिए तब जावा प्रोग्राम को किस नाम से सेव करोगे? ये अरमान से बोल रहे हैं। ये तो अभी आप जानते नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े हुए रहते पढ़ाए रहते तो आप जानते। लेकिन जो प्रश्न रेज होगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आपको लग रहा है कि मेन क्लास तो वहां पर डिफरेंट है ना, डिफरेंट। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बदौलत आप बोल रहे हैं कि सर इसमें कैसे रीजनिंग रहता है, उसमें एक डिफरेंट नजर आता है, रहता है ना। उस आधार पे तुम बोल रहे हो कि एक सर तो बता ही दिए कि एक मेन क्लास है, तो मेन क्लास के नाम से ही सेव कर ले। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी जावा फाइल में एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है, एक साथ मोर देन वन पब्लिक क्लास नहीं हो सकता है। या तुम क्लास 1 को पब्लिक कर लो, या क्लास 2 को पब्लिक कर लो, या क्लास 3 को पब्लिक कर लो, या क्लास 4 को पब्लिक कर लो। एक ही क्लास को तुम पब्लिक कर सकते हो। तो जिस क्लास को तुम पब्लिक करोगे उसी नाम से सेव। प्रश्न हल हो गया ना? ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट है तो बोलो। सर यहाँ तक तो किसी की क्लास को पब्लिक कर रहे हैं तो मेथड को पब्लिक करने का समझ आता है कि उसको आउटसाइड का क्लास एक्सेस कर सकते हैं, या क्लास को पब्लिक करने का मतलब क्या होता है? तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि जावा में जितने भी क्लास है, जैसे सी में जितने भी फंक्शन है वो हेडर फाइल में होता था, जावा में जितने भी नंबर ऑफ क्लासेज वो किसी न किसी पैकेज में, इसमें है पैकेज में। अब प्रश्न उठता है कि जिस क्लास को पब्लिक करोगे वही ना किसी दूसरे पैकेज में एक्सेस होगा। अगर क्लास को तुम पब्लिक नहीं बनाओगे तो दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं होगा। पैकेज भी तो एक कंटेनर होगा। इस चीज को बाद में बताया जाएगा ना, ठीक है? ये जो क्लास बना है अभी मेन अगर हम इसमें नहीं लिखते हैं, जनरल कोई मेथड डिफाइन करते हैं, इसके नीचे वाले क्लास में मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और इस नहीं उसको कुछ नहीं, उसको पैकेज से मतलब। क्लास को क्या मतलब है? पब्लिक से पैकेज, जब पैकेज पढ़ोगे तब तो ना। यूजर डिफाइन नहीं, ये तो मतलब मेन क्लास है। अभी क्लास बनाने के लिए तुम सीखे कहाँ हो जो C++ में तुम नहीं ना पढ़े हो C++? हाँ, वो चीज अभी नहीं, अभी उस पर तुमको फोकस ही नहीं करना। हाँ बोलो। वो जो 4 क्लास से 2 क्लास बनाएंगे वो मैन क्लास के अंदर बनेंगे या बाहर बनेंगे? हाँ, एक वो तो कोई जरूरी नहीं है, क्यों कॉल करेंगे? वो तो अभी वो तो बनाएंगे तो तुम क्लास बनाना सीखोगे तब ना। तो ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट तो आपके पास है नहीं, तो क्लास एक क्लास के मेंबर को कॉल करने के लिए हम क्लास का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको क्या करेंगे? हम एक्सेस करेंगे। अभी तो केवल सेविंग ये सबका प्रश्न था, उस पर अभी आपको जाना ही नहीं है। अब आइए, अब तुम जानते हो कि इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग को 3-4 तरीके से लिख सकते हो। अगर मैंने इसको कमेंट सेक्शन में बना दिया, इस पब्लिक स्टैटिक को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पब्लिक स्टैटिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। इधर देखो जी क्या लिखने लगा। अभी जब क्लास ओवर होगा तब ना वो सब चीज करोगे। पब्लिक स्टैटिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है,
मैंने स्टैटिक लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, पब्लिक लिखा, void main, और यहाँ पर क्या दे दिया, स्ट्रिंग आर्ग्स। ये भी वर्क करेगा। आ रही बात समझ में? अब इसको भी कमेंट सेक्शन में मैंने लिख दिया। इसको और थर्ड तरीके से लिखो। क्लास है, बताएंगे तब ना, सभी का मतलब जानना होगा। पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब क्या है, मेन का मतलब क्या है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है। स्ट्रिंग क्लास है और जावा में जितने भी क्लास है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। ये स्ट्रिंग भी क्लास है और सिस्टम भी क्लास है, जो java.lang पैकेज में। हाँ बोलो। जावा में डेटा टाइप है 8 डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। हाँ हाँ, और क्लास भी तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ये बेसिक डेटा टाइप नहीं है, फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं है, प्रिमिटिव नहीं है। चलो ऐसे लिख दिया, फिर इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो। स्ट्रिंग जावा में रूल है कि एरे ऑब्जेक्ट को, ये एरे के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट एरे को ही ना रिप्रेजेंट करता है। इस स्क्वायर ब्रैकेट को पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। मैंने पहले लिख दिया, और नाम भी चेंज कर सकते हो, तो इमेज दे दिया, ये भी रन करेगा। एरे ऑब्जेक्ट के पहले दिया है ना मैंने स्क्वायर ब्रैकेट। चलो चौथा तरीका, पब्लिक स्टैटिक void main, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग, ठीक है, 3 डॉट दे दिया मैंने। ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आर्ग्स या पीपीयू, कुछ भी नाम दे सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ना दिया, ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है। ये C++ सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन तुम पाइथन पढ़े हो, पाइथन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है। याद है किसी में 3 डॉट, 3 डॉट, हाँ, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को। याद करो पाइथन में, अगर याद होगा तो। नहीं क्या है पढ़ा होगा है? ये तो जावा में यूज करोगे वेरिएबल लेंथ। C++ में वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट नहीं होता है, लेकिन जावा में होता है। पाइथन में अगर पढ़े हो तो मैं याद दिला दूं। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का मतलब होता है, अभी तक तुम सी में क्या पढ़े हो कि अगर 2 पैरामीटर फंक्शन में पास किए तो 2 ही पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई किए ना। अगर तुम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कहने का मतलब क्या, वेरिएबल का वैल्यू रन टाइम चेंज होता है ना। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज, होता है ना। और कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का मतलब है कि जो आर्गुमेंट का लेंथ है वो रन टाइम डिसाइड होगा। अगर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट तुम पास किए हो तो उसको कॉल करते समय 2 वैल्यू भी सप्लाई कर सकते हो, 4 वैल्यू भी सप्लाई कर सकते हो, 10 वैल्यू भी सप्लाई कर सकते हो, नहीं भी सप्लाई कर सकते हो। पाइथन में पढ़े हो, पढ़ा होगा, याद नहीं होगा। स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल स्टार और एक डबल स्टार यूज होता है पाइथन में। वो नहीं, वो तो अलग चीज है। मैं फंक्शन में जो पैरामीटर पास करेंगे उसमें हम लोग स्टार यूज करते हैं, नहीं यूज किया। चलो ये भी रन करेगा। देखो बाकी तीनों कमेंट सेक्शन में है ना। इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ। Ctrl+S सेव किया। जब भी प्रोग्रामिंग में कुछ चेंज करोगे उसको क्या करोगे, फिर से कंपाइल करोगे। कंपाइल किए, कोई एरर है, एग्जीक्यूट करा दो, फिर से कंपाइल करोगे तो क्लास फाइल फिर ओवरराइट होगा ना जी। हाँ उसी में होगा, हाँ उसी में, सेम नाम से है तो उसी में ना ओवरराइट होगा। जावा सी क्या था, अभी एग्जीक्यूट नहीं करा है, खत्म हो गया क्या। देखो क्या था, जावा, और क्लास नेम क्या है, सिंपल केवल। रन करके वेलकम टू जावा। चलिए बस इतना ही आज ना, आगे हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट क्लास।